हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेगा। क्या सहायता करेगा? नैदानिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण क्या होता है, पहले इस बात को समझ लीजिए। देखिए, परीक्षण दो तरह के होते हैं। एक होता है नैदानिक परीक्षण और एक होता है उपचारात्मक परीक्षण। ठीक है, इसको नैदानिक परीक्षण भी बोलते हैं और निदानात्मक परीक्षण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, हम लोग बच्चों का कमियों का पता लगाते हैं, गलतियों का पता लगाते हैं, अधगम में कठिनाई का पता लगाते हैं। ठीक है, अधगम में अंतराल का पता लगाते हैं। ठीक है, अधगम में जो समस्या आ रही है उसका पता लगाते हैं और इसका पता लगाने के बाद हम लोग उपचारात्मक शिक्षण अपनाते हैं। क्या करते हैं? उपचार करते हैं। इस कठिनाई को दूर करने का उपाय बताते हैं, गलतियों को दूर करने का उपाय बताते हैं। ठीक है, समस्या का समाधान का उपाय बताते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, आपको कुछ टेस्ट लिख देता है कि आप जाइए खून जांच करवाइए, यूरिन टेस्ट करवाइए, एक्सरे करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, और आप उस सभी रिपोर्टों को ले जाकर डॉक्टर को देते हैं। डॉक्टर देखता है कि आपके शरीर में किस चीज की कमी है, वैसा वो मेडिसिन लिख देता है, जिससे आप उस मेडिसिन को लेते हैं और सही हो जाते हैं। वैसा ही जो नैदानिक परीक्षण होता है उसे हम डायग्नोसिस टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? उपचार। उपचार के लिए क्या होता है? रिमीडियल टीचिंग। क्या होता है? रिमीडियल टीचिंग। उसको रिमीडियल दिया जाता है, ऐसे करोगे तो तुम्हारा कठिनाई क्या होगा? दूर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, देखिए बुद्धि भागफल ज्ञात करने के लिए हम लोग नैदानिक परीक्षण का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, देखिए अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई क्या दिया है? सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में। जो अधिगम के दौरान बच्चा समस्या का सामना कर रहा है उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नैदानिक परीक्षण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यार्थियों के अधिगम की गति आकलन करने के लिए, देखिए गति आकलन करने के लिए हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा। ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। नैदानिक परीक्षण इसके लिए भी उपयोग किया जाता है कि विद्यार्थी कैसा प्रदर्शन कर रहा है उसका जांच किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी और डी, बी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित है। देखिए निर्माणात्मक आकलन क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। निर्माणात्मक आकलन, निर्माणात्मक आकलन में भी हम लोग बच्चों की कमियों की पहचान करते हैं, समस्याओं का पहचान करते हैं, गलतियों को ढूंढते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रहा है? शिक्षक को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देना। जो शिक्षण कराया है शिक्षक ने, जो पढ़ाया है क्लास में शिक्षक ने, तो उसके प्रभाव बच्चों पे कैसा पड़ रहा है उसका फीडबैक लेता है। किसके द्वारा? निर्माणात्मक आकलन के द्वारा। ठीक है, शिक्षण में कमियों को पहचानने में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा कि प्रतिपुष्टि, यानी प्रतिपुष्टि मतलब क्या होता है? फीडबैक होता है। ठीक है, मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, देखिए मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में निर्माणात्मक आकलन नहीं होता है। ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में, देखिए अंतराल को ज्ञात करने में, जैसे कोई बोल रहा है राम जाता है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं है, ये बीच वाला छोड़ दिया, तो राम घर जाता है, कहाँ जाता है? घर जाता है। ठीक है, तो वहीं बीच का जो गैप छोड़ रहा है उस अंतराल को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? निर्माणात्मक आकलन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ए बी डी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है?
निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? पहले इस बात को समझिए कि अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री क्या है। देखिए, अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री हम लोग उसे बोलते हैं जिसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं। और एक होता है प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। क्या होता है? प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। इसको हम लोग क्या करते हैं? स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। कोई भी चीज स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, उसे हम लोग प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कहते हैं। ठीक है, तो देखिए चार्ट। क्या चार्ट को हम लोग स्क्रीन पर दिखा सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। स्लाइड। देखिए, अभी जिस स्लाइड में हम पढ़ा रहे हैं इसको हम लोग पीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीटी बोलते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन। ये स्लाइड ही है। इस आप कहाँ देख रहे हैं? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री हो जाएगा। फिल्म स्ट्रिप, ये भी आप स्क्रीन पर देखते हैं, ये भी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री हो जाएगा। एपीडियोस्कोप। देखिए, ये क्या होता है? आप लोग गांवों में देखे होंगे, जब दुर्गा पूजा स्टार्ट होता है तो जगह जगह पे प्रोजेक्टर पर महाभारत रामायण वगैरह दिखाया जाता है। वो सब क्या है? वो प्रोजेक्टर पर दिखाया जाता है। वो किस पे दिखाया जाता है? प्रोजेक्टर क्या करता है? किसी एक पर्दे पे उस चीज को प्रोजेक्ट करता है, यानी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो वो भी क्या हो जाएगा? प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री हो जाएगा। लेकिन चार्ट क्या है? अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में क्या आ जाता है? चार्ट आ जाता है, उसके बाद डायग्राम आ जाता है, फ्लैश कार्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वाह का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वाह को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? भूमिका निर्वाह। भूमिका निर्वाह क्या होता है? पहले इस बात को समझिए। भूमिका निर्वाह उसे कहते हैं, जैसे देखे होंगे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये सब फिल्मों में क्या करता है? एक्टिंग करता है। क्या करता है? भूमिका निर्वाह करता है, रोल प्ले करता है। कभी राहुल बन जाता है, तो कभी राज बन जाता है, तो कभी अमिताभ बच्चन शहंशाह बन जाता है। ठीक है, तो कभी कूली बन जाता है। तो ये क्या कर रहा है? भूमिका निर्वाह कर रहा है। तो जो रोहन है वो जल के संरक्षण पर भूमिका निर्वाह कर रहा है। किस लिए कर रहा है? उसका उद्देश्य क्या है भूमिका निर्वाह करने के लिए? तो ऑप्शन देखते हैं। वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। वह भूमिका निर्वाह द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की आवश्यकताओं के प्रति क्या कर रहा है? संवेदनशील बनाना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? ईबीएस की पाठचर्या की रूपरेखा बनाई गई। किस पे बनाई गई? ईबीएस की पाठचर्या की रूपरेखा किस पे बनाई गई? थीम पर बनाई गई। किस पे बनाई गई? थीम पर बनाई गई। क्या दे रहा है? अधिगम की संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समकालित परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अधिगम के सामाजिक संरचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, थीम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? पहला परिवार हो जाता है, परिवार। ठीक है, परिवार एवं मित्र होता है। क्या होता है? मित्र होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका भोजन हो जाता है। ठीक है, भोजन हो गया। तीसरा हो गया आवास। क्या हो गया? आवास। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चौथा पानी आ जाता है। क्या आता है? पानी आता है। पांचवा क्या आता है? तो यात्रा आ जाता है। ठीक है, और छठा क्या होता है? तो छठा होता है चीजों जो हम बनाते हैं। क्या होता है? चीजें जो हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, यह जितने भी थीम हैं, इस थीम पे ही ईबीएस की संरचना की गई। क्यों की गई? क्योंकि जो बालक है वो अपने वास्तविक जीवन से इसे रिलेट कर पाए,
वास्तविक जीवन से सीख पाए। सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया, समाज से रिलेटेड बनाया गया, ठीक है, कि बालक अपने समाज से, अपने वास्तविक जीवन से इस चीज को सीख पाए, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। देखिए यहाँ पे निगेटिव वर्ड पूछ रहा है, किससे बचना चाहिए, क्या करना है, बचना है, यानी निगेटिव है। जब भी निगेटिव क्वेश्चन पूछता है तो क्या करता है कि 3 सही दे देता है और 1 गलत दे देता है, उसी को हम लोग को क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, भूमिका निर्वाह से, कठपुतलियों के प्रयोग से, समूह कार्य से। देखिए समूह में कार्य करवाइएगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। कठपुतलियों के प्रयोग से भी बहुत अच्छी तरीका से अधिगम हो पाएगा। भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले, आपको बताया ही था, एक्टिंग करने से भी बच्चा सीखता है। लेकिन प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना है, क्या करना है, हतोत्साहित करना है। हतोत्साहित तो निगेटिव वर्ड है। आप प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित कर रहे हैं कि कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, सुन लो कान खोल कर, मैं क्लास में आया हूँ, सब लोग शांति बना के बैठे और जो चीज लिख रहा हूँ बोर्ड पे वो चीज उतार लो, कोई भी डाउट वुट हमसे नहीं पूछेगा। जिसको भी जो डाउट है वो जाए घर पे गूगल कर ले, अपने माता पिता से पूछ ले, हमसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। टीचर जब ऐसा बोल रहा है, डरा दे रहा है बच्चों को, हतोत्साहित कर दे रहा है कि कोई भी मुझसे प्रश्न नहीं पूछेगा, तो क्या होगा, बच्चा उसके क्लास में मन ही नहीं लगा कर देखेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, उन लोगों का सही से अधिगम नहीं हो पाएगा। जब प्रश्न पूछेगा तब न जागरूकता दिखेगी कि हाँ बच्चे कौन कौन जागरूक हैं, कौन कौन बच्चों में पढ़ने की ललक है। कब, जब प्रश्न पूछेगा तब आपको भी पता चलेगा कितने बच्चे पढ़ने में मन लगा रहे हैं। कोई भी बच्चा अगर कुछ भी डाउट हो रहा है, आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब यही है कि वो बच्चा आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तभी आपसे वो डाउट पूछ रहा है। आप पहले ही डरा दीजिए कि कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं पूछेगा, तो बच्चा बोलेगा ए छोड़ो यार, पढ़ा रहे हैं जो पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, कोई बात नहीं है, वो सही से ढंग से पढ़ ही नहीं पाएगा। तो यही नहीं करना है कि बच्चों को हतोत्साहित, डराना नहीं है कि कोई भी मुझसे प्रश्न नहीं पूछेगा, इसी से क्या करना है, बचना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया, क्यों। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए, दिलचस्पी तरीके से ईवीएस सिखाने के लिए, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। देखिए ईवीएस में विषय और उप विषय का चयन इसीलिए किया गया कि पर्यावरण में बेहतर समझ विकसित किया जा सके बच्चों को, ठीक है। देखे होंगे पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, विकास, नागरिकरण और जनसंख्या भी एक ही साथ रहता है। तो उप विषय और विषय को इसीलिए रखा गया कि पर्यावरण को बेहतर समझ विकसित किया जा सके बच्चों को, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है। उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया और अपने घरों को खोने का आघात का सामना किया, यात्रा, आश्रय, कार्य और खेल, पानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसरा। आसरा मतलब क्या होता है, घर, घर होता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, जिन्होंने आपदा का सामना किया और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया। तो जब भी देखे होंगे बाढ़ वगैरह आता है तो घर को क्या करता है, काट ले जाता है, घर सभी दह जाते हैं उसमें। तो जो खोने का आघात जिसने सामना किया है वह क्या है, वो घर है, क्या है, आश्रय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आश्रय, घर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ईवीएस में
पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। देखिए, पानी की बर्बादी हो रही है और इसके लिए संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति आपको बताना है। चर्चा, सर्वेक्षण और चर्चा, साक्षात्कार, प्रयोग। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वेक्षण और चर्चा। क्यों हो जाएगा कि आप बच्चों को सर्वेक्षण करवाइए, बच्चों को घर घर भेजिए, बच्चों को यही बोल दीजिए कि आप अपने घर से जल बजट बनाएं, देखें आपके घर में कितना जल का खपत हो रहा है, कितना जल की बर्बादी हो रहा है। और क्लास में जब भी बच्चा है तो सबको एक साथ बैठकर चर्चा करने के लिए, समूह में चर्चा करने के लिए दे दीजिए किसके घर का कितना जल बजट है। उससे क्या होगा, बच्चा सर्वेक्षण भी कर लेगा, अपने घर से जल बजट बना कर लाएगा और क्लास में बैठकर अपने मित्रों के साथ चर्चा भी कर लेगा। यही सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक अनुभव, अमूर्त अनुभव, वैश्विक से स्थानिक अनुभव, समावेशी अनुभव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रासंगिक अनुभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रासंगिक अनुभव हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रासंगिक अनुभव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, एक ईवीएस की शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। निगेटिव पूछ रहा है। भागीदारी, देखिए भागीदारी तो होनी चाहिए। जब सहकर्मी समूह में काम कर रहे हैं लोग, सहयोगात्मक अधिगम कर रहे हैं लोग, सहपाठी अधिगम कर रहे हैं लोग, तो उसमें भागीदारी तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। नेतृत्व भी होगा, सहयोग भी होगा, लेकिन हदबंदी, हदबंदी क्या है, अलगाव होता है। इसको अलगाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलगाव। अब देखिए, ऐसा वर्ड दे दिया आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हदबंदी क्या है, आप कुछ भी मारकर इसमें से चले आइएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप बच्चों को अलगाव रखिएगा, सबको अलग अलग रखिए, तो क्या बच्चा सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। बच्चों को एक साथ समूह में कार्य दीजिएगा तो उन लोगों को क्या होगा, सहपाठी अधिगम होगा। ठीक है, समूह में चर्चा करेंगे, समूह में गतिविधि करेंगे, भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज से ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। बच्चों को लोकगीत सुनाना या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग, साक्षात्कार, सर्वेक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, लोकगीत सुनाने। सभी अपने अपने संस्कृति के लोकगीत सुनाएंगे तो क्या होगा, सभी एक दूसरे के भाषा को सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखिए लोकगीत सामाजिक समानता से जोड़ने का पर्याप्त अवसर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकगीत सांस्कृतिक ज्ञान का एक समृद्ध स्रोत है और बच्चों को विभिन्न संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानने में मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा। समूह चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, फिल्म शो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समूह चर्चा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समूह चर्चा हो जाएगा। देखिए क्या है, समस्या या चिंता है। क्या है, समस्या या चिंता है। बच्चों में कोई किसी बात का समस्या है या चिंता है तो कब सॉल्व हो सकता है, जब बच्चा 4-5 अपने दोस्तों के साथ बैठकर उस समस्या पे चर्चा करेगा, उसका समाधान ढूंढेगा। या कोई चिंता है, किसी बात की चिंता है, उस बात को बताएगा अपने दोस्तों के साथ,
सभी दोस्त मिलकर उस चिंता को दूर करने का उपाय सोचेंगे, उस समस्या का दूर करने का उपाय सोचेंगे, तो इसका निवारण हो पाएगा। तो कब हो पाएगा? जब समूह में चर्चा करेगा तभी, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ मिलके समूह में चर्चा करेगा तभी उस समस्या का निवारण हो पाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? ईबीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जा सकता है? ठीक है। अवलोकन कौशल, याद रखने का कौशल। देखिए, याद रखने का बात जहां भी आए उसको डायरेक्ट काटिए। याद रखना क्या है? निगेटिव है। कॉपी करना निगेटिव है, ठीक है। याद रखना, दंडित करना, मारना, पीटना, सजा देना, इनाम देना, ये सब निगेटिव वर्ड है। दृश्य कौशल, ये भी नहीं होगा। पहचानने का कौशल, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अवलोकन कौशल हो जाएगा। देखिए, एक बात और जान लीजिए कि ईबीएस में कहीं भी अवलोकन कौशल मिले, अवलोकन मिले, आप उसको आंख मूंद करके राइट आंसर मारिए, ठीक है। वो आपका राइट ही होगा। सिर्फ ईबीएस में, आप हिंदी में नहीं, मैथ में नहीं, सीडीपी में नहीं, सिर्फ ईबीएस में कहीं भी अवलोकन कौशल दिखे, आप उसको आंख मूंद करके राइट आंसर में मारिएगा, वो हमेशा सही ही होगा। ईबीएस के लिए अवलोकन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? कक्षा में ईबीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? देखिए, किससे बचना चाहिए? फिर से निगेटिव वर्ड पूछ दिया। जब भी निगेटिव पूछे तो 3 सही होते हैं, 1 गलत होता है। क्या होता है? 3 सही होता है, 1 गलत होता है। जब पॉजिटिव क्वेश्चन रहता है तो उसमें 1 सही होता है, 3 गलत होते हैं, ठीक है। तो देखिए, समूह चर्चा बहुत अच्छी बात है। स्कूल आधारित आकलन बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर पर जोर देना, देखिए यहाँ पे जोर देना, तुमको सही बोलना है तो बोलना है, तुमको सही उत्तर देना है तो देना है, नहीं तो समझ लो क्या होगा, जोर देना है। तो यही क्या हो जाएगा? निगेटिव हो गया। इसी से बचना चाहिए। सामुदायिक स्थानों का भ्रमण, आप कुतुब मीनार घुमा रहे हैं, ताजमहल घुमा रहे हैं, बच्चों को चिड़ियाघर घुमा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जाकर जुड़ जाएं, क्योंकि मैं इन सभी वीडियो का पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर देता हूं। और जिन बच्चों ने ईबीएस का ये वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर जल्दी से देख लें, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि सीटेट में कैसे ईबीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।